तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हमारे आसपास कितने तरह के जानवर हैं? लाखों, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, मतलब जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है, उसके हिसाब से अब तक 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। बाप रे, 1 मिलियन? तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को हम समझें कैसे? यही है आज की हमारी गहरी पड़ताल का मिशन। बिल्कुल। हम इस विशाल एनिमल किंगडम को एक कहानी की तरह देखने वाले हैं। हाउ टू बिल्ड एन एनिमल, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक। और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ एक मतलब लिस्ट बनाना नहीं है, ये असल में इवोल्यूशन की एक रोड मैप है। रोड मैप। हाँ, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लाइफ ने अलग-अलग चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या डिजाइन तैयार किए। अच्छा। तो आज हम उन्हीं बुनियादी प्रिंसिपल्स पर गौर करेंगे जिनके आधार पर ये पूरा ब्लूप्रिंट खड़ा है, जैसे सेल्स का अरेंजमेंट, बॉडी का डिजाइन मतलब सिमेट्री, और बॉडी के अंदर की कैविटी जिसे कोइलम कहते हैं। चलिए, तो फिर इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, अगर हमें एक एनिमल डिजाइन करना है, हाँ। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक डिसीजन क्या होगा? सबसे पहला फैसला होगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब? सभी एनिमल्स मल्टीसेल्युलर तो हैं, पर क्या उनके सेल्स हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं? नहीं। और यहाँ पर पहला और सबसे बड़ा फर्क आता है। ओके, सबसे सिंपल डिजाइन है सेल्यूलर लेवल। ओके। इसमें सेल्स तो हैं, पर वो बस एक लूज ग्रुप की तरह हैं। जैसे एक भीड़ में लोग। बिल्कुल। हम्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फाइलम पोरिफेरा, यानी स्पॉन्जेस। अच्छा। इसके बाद एक बड़ा जंप आता है टिश्यू लेवल पर। हम्म। यहाँ एक जैसा काम करने वाले सेल्स मिलकर एक टीम बनाते हैं, हम्म। जिसे हम टिश्यू कहते हैं। ये कोलेंटरेट्स में दिखता है। यानी अब अकेले काम करने वाले वर्कर्स से आगे बढ़कर स्पेशल डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। और इसके आगे? इसके आगे इन डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक पूरी फैक्ट्री यूनिट बना दी जाती है। वाह। ये है ऑर्गन लेवल, जहां अलग-अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे पेट या दिल। ये हमें प्लैटीहेलमिन्थेस या फ्लैटवर्म्स में दिखना शुरू होता है। और फिर सबसे एडवांस्ड? सबसे एडवांस्ड है ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ अलग-अलग ऑर्गन्स जुड़कर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिट से लेकर हम इंसानों तक सब इसी डिजाइन पर चलते हैं। इसी ऑर्गन सिस्टम में एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का तरीका। हाँ। ये भी दो तरह का है, ओपन और क्लोज्ड। इनमें क्या फर्क है? ओपन टाइप सिस्टम को आप एक फैक्ट्री फ्लो की तरह समझ सकते हैं, जहां सारी मशीनरी एक बड़े टब में डूबी हुई है। हार्ट ब्लड को पंप करता है और सारे ऑर्गन सीधे उसमें नहा लेते हैं। अच्छा, कोई पाइप्स नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्लोज टाइप सिस्टम में हर मशीन तक स्पेसिफिक पाइप्स का नेटवर्क जाता है। ब्लड हमेशा वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के एक बंद नेटवर्क के अंदर रहता है। क्या उसमें भी कोई पैटर्न है? हाँ, और बॉडी डिजाइन का पैटर्न बहुत जरूरी है। यहीं पर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है। सिमेट्री। कुछ एनिमल्स, जैसे ज्यादातर स्पंजेस, एसिमेट्रिकल होते हैं। आप उन्हें किसी भी एंगल से काटें, आपको दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर आती है रेडियल सिमेट्री। इसे एक पिज्जा या केक की तरह सोचिए। ओके। आप उसे सेंटर से गुजरते हुए किसी भी प्लेन से काटें, आपको हमेशा आइडेंटिकल स्लाइसेस मिलेंगी। ये डिजाइन उन एनिमल्स के लिए अच्छा है जो एक जगह रहते हैं, क्योंकि वो हर दिशा से आने वाले खतरे और खाने को सेंस कर सकते हैं, जैसे कि कोइलेंट्रेट्स। और तीसरा, जो शायद सबसे एडवांस्ड है, बाइलैटरल सिमेट्री। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ एक ही प्लेन है जिससे बॉडी को आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हिस्सों में बांटा जा सकता है। इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल। बाइलैटरल सिमेट्री आने से आगे और पीछे, ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट आया। इससे मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगा और सेंसेस एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होने लगे। मतलब? इसी से दिमाग और हेड का एवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसे सेफिलाइजेशन कहते हैं। ये एवोल्यूशन का एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल पर जरूरी बात आती है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स की। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि एनिमल का पूरा फ्यूचर डिजाइन उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही तय हो जाता है। अच्छा। हाँ, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एम्ब्रियो सिर्फ 2 लेयर्स से बनता है, बाहरी एक्टोडर्म और अंदर की एंडोडर्म। और इनके बीच में? इनके बीच में एक नॉन लिविंग जेली जैसी लेयर होती है, मेसोग्लिया।
लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में इन दो लेयर्स के बीच एक तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मिडिल लेयर डेवलप होती है, जिसे मीजोडर्म कहते हैं। हाँ, मीजोडर्म। तो इस तीसरी लेयर मीजोडर्म के आने से ऐसा क्या बदल गया, इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये एक गेम चेंजर था। मीसोडर्म ही वो रॉ मटेरियल है जिससे आगे जाकर ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे मसल्स, बोन्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स। बिना मीसोडर्म के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स का विकास लगभग नामुमकिन था। वाह। प्लैटीहेलमिन्थस से लेकर हम तक सभी एडवांस्ड एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और आखिरी बुनियादी फीचर कोलोम यानी बॉडी कैविटी। ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की खाली जगह है, लेकिन सोर्स कहता है कि इसका मीजोडर्म से लाइंड होना जरूरी है। क्यों? हाँ, क्योंकि वही ट्रू कोलोम कहलाता है। इस कैविटी के होने से ऑर्गन्स को डेवलप होने और मूव करने के लिए जगह मिलती है। ये एक इंटरनल शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। तो जिनके पास ये ट्रू कोलोम है वो कोलोमेट्स कहलाते हैं। सही, जैसे हम। कुछ एनिमल्स में कैविटी तो होती है, पर वो मीजोडर्म से पूरी तरह लाइन नहीं होती, बस बिखरे हुए पाउचेज होते हैं। उन्हें सूडोकोलोमेट्स कहते हैं। एक मिनट, अगर प्लैटीहेलमिन्थीज यानी फ्लैट वॉर्म्स के पास बॉडी कैविटी है ही नहीं, जैसा कि सोर्स बताता है, तो उनके ऑर्गन्स कहाँ फिट होते हैं? सवाल बहुत अच्छा है। क्या वो बस एक दूसरे से चिपके रहते हैं? ये थोड़ा इनएफिशिएंट नहीं लगता? हाँ, उनके ऑर्गन्स एक सॉलिड टिश्यू मैट्रिक्स में दबे रहते हैं, और आप बिल्कुल सही हैं, ये इनएफिशिएंट है। तो इसी वजह से फ्लैट वॉर्म्स ज्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। बॉडी कैविटी का ना होना उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पर एक लिमिट लगा देता है, इसीलिए उन्हें एसिलोमेट्स कहते हैं। समझ गया। ये हमें बताता है कि हर एवोल्यूशनरी स्टेप कितना जरूरी था। तो अब जब हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, कोसिलोम, चलिए इन्हें एक्चुअल फाइला पर अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं सबसे सिंपल डिजाइन से, फाइलम पोरिफेरा यानी स्पंजेस। स्पंजेस हमारी हाउ टू बिल्ड एन एनिमल कहानी का चैप्टर 1 है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। कोई टिश्यूज नहीं, कोई ऑर्गन्स नहीं, पर इनके पास एक ब्रिलियंट डिजाइन है। इनका वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, वो क्या है? पानी छोटे पोर्स, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, से अंदर आता है, एक सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील में जाता है, और एक बड़े ओपनिंग ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। और ये सिस्टम करता क्या है? सब कुछ। यही इनके लिए खाना लाता है, सांस लेने में मदद करता है, और वेस्ट बाहर फेंकता है। स्पॉन्जेस से आगे अगला बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप क्या था? हमारे पास है फाइलम कोइलनिंथ्रेटा या सिनिडारिया। इसमें जेलीफिश और हाइड्रा जैसे एनिमल्स आते हैं। ठीक है। यहाँ दो बड़े इनोवेशंस हुए। पहला, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स अब टीम्स में काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये पहले एक्टिव प्रेडेटर्स बने, एक खास हथियार की वजह से, जिसे सिनिडोब्लास्ट्स कहते हैं। सिनिडोब्लास्ट्स? ये इनके टेंटिकल्स पर मौजूद स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। जैसे ही कोई शिकार टच होता है, ये एक जहरीले धागे को तेजी से फायर करते हैं। मतलब ये नेचर के पहले टेजर गन्स थे? कह सकते हैं। सोर्स ये भी बताता है कि इनकी दो अलग-अलग बॉडी फॉर्म्स हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। ये दो डिजाइन्स रखने का क्या फायदा है? ये इनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। पॉलिप फॉर्म, जैसे हाइड्रा, एक जगह रहता है, जबकि मेडूसा फॉर्म, जैसे जेलीफिश, फ्री स्विमिंग होता है। अच्छा। कुछ सिनिडेरियंस, जैसे ओबेलिया, अपनी लाइफ साइकिल में इन दोनों फॉर्म्स के बीच स्विच करते रहते हैं। इससे उन्हें एक जगह रहते हुए भी अपनी जीन्स को दूर दूर तक फैलाने का मौका मिलता है। तो हम सेल से टिश्यूज पर आ गए और शिकार करना भी सीख लिया, लेकिन अभी भी डिजाइन रेडियली सिमेट्रिकल है। अगला बड़ा लीप तब आया जब बायलैटरल सिमेट्री आई। बिल्कुल, और इसके साथ ही हमारे सामने आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस ग्रह के सबसे सफल एनिमल्स। हाँ, अगर सक्सेस को नंबर से नापा जाए तो आर्थ्रोपोडा के आगे कोई नहीं टिकता। धरती पर जितनी भी स्पीशीज हैं, उनमें से 2/3 से ज्यादा आर्थ्रोपॉड्स हैं। 2/3? तो इनकी जबरदस्त सफलता का राज क्या है? सोर्स दो चीजों पर जोर देता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस और एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एंड इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये दो इन्वेंशंस इवोल्यूशनरी मास्टरपीसेस हैं। कैसे? उनका एक्सोस्केलेटन सिर्फ एक बॉडी आर्मर नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज टूल है। इसने इन्हें पानी से जमीन पर आने में मदद की,
डिहाइड्रेशन से बचाया। और मसल्स को के लिए अटैचमेंट पॉइंट्स भी दिए। एग्जैक्टली। और जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जुड़े हुए पैर, उन्हें हर काम के लिए मॉडिफाई किए जा सकते हैं। चलने के लिए, खाना पकड़ने के लिए, सेंस करने के लिए। ये एक ऐसी स्विस आर्मी नाइफ है जिसे इवोल्यूशन ने परफेक्ट किया है। लेकिन इतना मजबूत एक्सोस्केलेटन होने का कोई नुकसान भी तो होगा। जैसे ये ग्रो कैसे करते होंगे? सही पकड़ा, ये एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है, इसलिए ये एनिमल के साथ ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर इसलिए आर्थ्रोपोड्स को समय समय पर अपना पुराना एक्सोस्केलेटन उतारना पड़ता है और एक नया बड़ा एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। और उस दौरान वो बहुत वल्नरेबल होते होंगे। हाँ, पर ये एक ऐसी कीमत है जो वो अपनी सफलता के लिए चुकाते हैं। अब एक ऐसे फाइलम पर आते हैं जिसका बॉडी प्लान बिल्कुल अलग है। फाइलम एकिनोडोमाटा, स्टारफिश जैसे स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी अजीब बात है, इनके लार्वे बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जब वो अडल्ट बनते हैं तो वो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। दिस रेजेस अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन अबाउट द एवोल्यूशन। ये हमें बताता है कि इकाइनोडर्म्स के एंसेस्टर्स बायलैटरली सिमेट्रिकल थे और एक्टिव थे। लेकिन बाद में उन्होंने एक सेडेंटरी यानी एक जगह पर रहने वाला लाइफस्टाइल अपना लिया, जिसके लिए रेडियल सिमेट्री ज्यादा फायदेमंद है। तो उनका अडल्ट फॉर्म एक सेकेंडरी अडैप्टेशन है। मतलब ये एवोल्यूशन में एक स्टेप पीछे जाने जैसा लगता है। एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि एवोल्यूशन हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की सीधी लाइन में नहीं चलता। पर उनके पास जरूर कोई यूनिक फीचर होगा। हाँ, उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये पानी के प्रेशर पर काम करने वाला एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। छोटे छोटे ट्यूब फीट इस सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिन्हें वो पानी भरकर आगे बढ़ाते हैं। इसी सिस्टम से वो चलते हैं, खाना पकड़ते हैं और सांस भी लेते हैं। वाह, ये तो सच में एक एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल। तो अब हम उस फाइलम पर आते हैं जिससे हम सब बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डाटा। वो क्या खास फीचर्स हैं जो एक छोटे से समुद्री जीव से लेकर ब्लू व्हेल तक सभी कॉर्डेट्स में कॉमन है? 3 बुनियादी पहचान है जो हर कॉर्डेट में लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर जरूर मिलती हैं। ओके। पहला, एक नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। ये एक फ्लेक्सिबल रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी को सपोर्ट देती है। दूसरा, एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसी का एडवांस्ड वर्जन है। और तीसरा पेड फिरिंजियल गिल स्लिट्स, जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। यहाँ सोच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझें, कॉर्डाटा एक बड़ा परिवार है। ठीक है। इसी परिवार के अंदर एक छोटा लेकिन बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है जिसे वर्टेब्रेटा कहते हैं। वर्टेब्रेट्स वो कॉर्डेट्स हैं जिनकी नोटोकॉर्ड अडल्ट स्टेज में एक बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम यानी रील की हड्डी से रिप्लेस हो जाती है। और कुछ कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी हैं जिनमें ये रीढ़ की हड्डी कभी नहीं बनती। इसलिए रीढ़ की हड्डी वाले सभी जानवर वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो हैं, पर सभी कॉर्डेट्स में रीढ़ की हड्डी हो ये जरूरी नहीं। समझ गया। तो चलिए जल्दी से वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ क्लासेस की यूनिक इनोवेशंस देखते हैं। शुरू करते हैं क्लास एम्फीबिया से। एम्फीबिया ये जमीन पर आने वाले पहले वर्टिब्रेट्स थे। एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ। बिल्कुल, ये पानी और जमीन दोनों जगह रहने के लिए अडेप्टेड है, लेकिन वो पूरी तरह जमीन के नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है और उनकी स्किन मॉइस्ट रहती है जो धूप में सूख सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकला? कौन सा ग्रुप जमीन का असली मालिक बना? क्लास रेप्टिलिया, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 बड़े इन्वेंशंस किए। पहला, उनकी स्किन ड्राई और स्केली हो गई जिसने उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाया। और दूसरा, सबसे बड़ा, उन्होंने एमनियोटिक एग डेवलप किया। एक ऐसा अंडा जिसके ऊपर एक शेल होता है। हाँ, जो उसे सूखने नहीं देता। इस एक इन्वेंशन ने उन्हें पानी पर से अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म करने की आजादी दे दी। जमीन तो आजाद हो गई, अब आसमान की बारी थी। क्लास है एवीज यानी बर्ड्स। हाँ। इनके पास उड़ने के लिए क्या खास एडेप्टेशंस हैं? उनकी पूरी बॉडी एक फ्लाइंग मशीन की तरह डिजाइन की गई है। उनकी पहचान है फेदर्स, पर सबसे इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन उनकी हड्डियों में है। हड्डियां? उनकी लंबी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, एयर कैविटीज के साथ, जिन्हें न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं।
इससे उनका शरीर उड़ने के लिए बेहद हल्का हो जाता है। और आखिर में क्लास मैमालिया, जिसमें हम आते हैं। हमारी क्लास का सबसे यूनिक डिफाइनिंग फीचर क्या है? सिर्फ एक, बाकी सारे फीचर्स दूसरे ग्रुप्स में भी मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज सिर्फ मैमल्स के पास है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स यानी मैमरी ग्लैंड्स। अपने बच्चों को दूध पिलाकर नरिश करने की क्षमता। हाँ, यही हमें बाकी सबसे अलग करती है। इसके अलावा स्किन पर हेयर का होना भी एक आम फीचर है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हमने देखा कि एनिमल किंगडम कितना विशाल और डाइवर्स है। बिल्कुल। एक स्पंज के सिंपल सेलुलर क्राउड से लेकर एक इंसान के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स तक, हर ग्रुप ने जिंदा रहने के लिए अपने अनोखे सॉल्यूशंस निकाले हैं। और ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक कैटलॉग नहीं है, ये एवोल्यूशन की असली कहानी बताता है। हाँ, ये बताता है कि लाइफ ने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। बॉडी प्लान कैसे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ। हर फीचर, चाहे वो कोइलोम हो, नोटोकॉर्ड हो या बायलैटरल सिमेट्री, एक एवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू को दिखाता है। आज की इस चर्चा के बाद हम अपने लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने 2 रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज की बात की, अंडे देना जिसे ओवीपैरस कहते हैं जैसे पक्षी और रेप्टाइल्स, और दूसरा बच्चों को जन्म देना यानी विवीपैरस जैसे ज्यादातर मैमल्स। जरा सोचिए, आमतौर पर ओवीपैरस एनिमल्स एक बार में ज्यादा अंडे देते हैं, जबकि विवीपैरस एनिमल्स एक बार में कम बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ हो सकता है?